आ जाएगी, घबराओ नहीं। कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना, ठीक है। क्योंकि भाई गले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं। अब ये ब्लेम करते हैं एक शख्स को। मैं आपको क्लियर कट बता दूं नाजरीन, आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि देखो, मेरे जैसे लोग जो सच बोलते रहे हैं और काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं कि अशखास से इसका ताल्लुक ही नहीं है, लोगों से ताल्लुक ही नहीं है। आपके पास टके के वसाइल नहीं हैं, यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज। द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज वेबसाइट कैन बी विजिटेड, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार हैं। अगर आपको US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के स्टैट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर चले जाओ, वर्ल्ड की जितनी मारूफ वेबसाइट्स हैं उन पे चले जाओ, आपके पास ना तेल है भैया ना गैस है। अब पूरा दिन आप नाचते रहो भले अंजुमन की तरह, जैसे फिल्मों में नाचती थी वो, आप शोर मचाते रहो, हमारे पास वसाइल ही वसाइल। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, फुल स्टॉप है ही नहीं। अब दूसरी चीज, अच्छा ये बात पे लोग मुझे गालियां देते रहे, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपेक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है। आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। सीपेक में क्या मिला आपको? अच्छा मुझे ये बता दो, सीपेक जाता कहां है? गवादर से मैं शुरू हुआ, आपने बोला अब ये चाइना में जाएगा, है ना। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, चाइना में ये कहां जा रहा है? तो पता ये लगा कि चाइना में ये कस्बे में जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ है ना मंडी बाउदीन, ऐसा एक शहर है वहां पे, उसका नाम है उरुमची। किसी जमाने में, मुगलों के जमाने में वो बड़ा अहम शहर था। वो सिंकियांग सूबे में, जो कभी चाइना का पहले हिस्सा ही नहीं होता था। ये सब बाद में बने हैं चाइना के हिस्से ना, इनर मंगोलिया, तिब्बत, ये सिंकियांग। मेरी बात नहीं मानो, मैं तो झूठा हूं यार। पाकिस्तान में दो ही तो बुरे लोग हैं, एक मैं एक माविशियात। मेरी बात पे आओ ही नहीं, इंटरनेट पे सर्च करो, आप किताबें पढ़ो, इंटरनेट पे भरोसा नहीं, आपको पता लग जाएगा। ये सिंकियांग, ये सब ये है रेगिस्तान। अंग्रेजी की एक कहावत है, अ रोड दैट लीड्स टू नोवेयर। आप एक सड़क बना रहे हो जो कहीं जा ही नहीं रही और पूरा मुल्क उस पर नाच रहा है, ढन ढन ढन, सीपेक बन गया, पता है नहीं। अच्छा इसका है मैरी टाइम रूट, और मैरी टाइम रूट के अंदर मेरे ख्याल से फिर अगर चाइनीज़ में से कोई भी गवादर से माल चाइना मंगवाना चाहेगा उरुमची, तो मेरे ख्याल से उसको हैदराबाद में हमने बड़ा प्यारा अस्पताल बनाया। और चीज़ें हमसे बने नहीं बने, अस्पताल हमने हैदराबाद में बड़ा प्यारा बनाया, यकीन करो। 2-3 दफ़ा मैं चिंटू को भी वहाँ लेके जा रहा था, ये डर के इसने हाथ जोड़े, इसने कहा नहीं यार वो तो मुझे ठीक को पागल कर देते हैं, पागल को ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, तू फिर सही है। बात यह है कि वहां पे ले जाना पड़ेगा। क्यों गवादर आएगा जब चाबार के अंदर पोर्ट तैयार है? तो चाइना पागल है? नहीं, भले नहीं। अब जिद, अच्छा दूसरी बात यह, पाकिस्तानी जिद बहुत करते हैं। खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, खावंद बोल रहा है बीवी को खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है, वो मार मार के कह रही है नहीं तुम खाओ, नमक ज्यादा नहीं है। क्यों भाई यार, कैसे हाँ कर, समझ गए ना नाजरीन आप? पाकिस्तानी जिद्दी बहुत हैं। मुल्क में वसाइल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुल्क में वसाइल हैं, अली नासिर झूठा है तो दिखाओ ना यार। सीपेक पे काम हो रहा है, खुफिया काम हो रहा है, नजरों से ओझल काम हो रहा है, इसीलिए बिजली चली गई। ये तवानाई का मंसूबा था ना, तवानाई का मंसूबा था ये। सीपेक वाज एनर्जी कॉरिडोर। और आपके पास क्या, आप बोलते हैं आप क्या इंपोर्ट करोगे? आप एलसी नहीं खोल सकते, इंपोर्ट करके दिखाओ। पहले चाइना को हम इंपोर्ट करके माल सप्लाई करेंगे, तो अफगानिस्तान को देके बर्बाद होके नहीं देख लिया? तेरी मोहब्बत में बड़े बर्बाद हुए, ये अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट करके देख लिया ना कैसी ख्वारियां हुई, तो उनके लिए भी इंपोर्ट करके ये वाली ख्वारियां करोगे। यहां से यूं जाएगा, फिर वहां से यूं आ जाएगा। यार मुझे आज बड़ा गुस्सा आया हुआ है। नाज़रीन, अब हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शम्सुल इस्लाम खान साहब, साबिक नायब सदर KCCI। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। माजरत, थोड़ा जज्बाती किस्म का इब्तिदाइया दे दिया, उसकी वजह यह है कि हालात को जहां जाते हुए देख रहा हूं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आगे जाके को बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बस यही कह सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए। बाकी आपको पता है दवा तो बेअसर हो चुकी है। कभी कभार ऐसे होता है ना कि दवा बेअसर हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना सर, उन पे जिनको आदत लग जाती है उन पे दवा भी बेअसर हो जाती है। समझ तो आप गए होंगे। जी अब बताइए,
आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त इकॉनमी का हाल ये हुआ है कि आपके पास 4.6 बिलियन के रिजर्व से स्टेट बैंक के पास रह गए, जो उनका ऑफिशियल लास्ट जो डेटा उन्होंने रिलीज किया जी। अब ये आपके जो है कुछ 3 हफ्ते से भी कम के रह गए। आपके पास एटलीस्ट जो है 3 मंथ का तो इम्पोर्ट्स का बिल होना चाहिए। अब प्रॉब्लम इससे हो रही है कि आपने एक तरफ तो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया नहीं, और वो इस तरह से किया कि आपने डॉलर को फिक्स कर दिया इंटरबैंक रेट के ऊपर, और एक्सपोर्ट जो है वो आपकी अनवर्केबल हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। आपका जो रेमिटेंस भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनको भी जब ओपन मार्केट में हुंडी हवाले का रेट ज़्यादा मिलने लगा तो उन्होंने भी वहाँ से भेजना। आज जो है वो आपका अगर 229 रुपये का रेट अगर इंटरबैंक मार्केट में है, तो 239 का रसीद वाला जो रेट जो है वो ओपन मार्केट में, और 260 वाला जो है वो आपका ब्लैक मार्केट का रेट चल रहा है। इतना बड़ा फ़र्क होगा तो इकॉनमी आपकी नेचुरली मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगी, और मेल्ट डाउन हो चुकी है। अब इस वक्त पोजीशन ये बन गई कि ना आपके पास एलसीज खोलने के लिए रिजर्व्स हैं, और ना ही आपका एक्सपोर्टर कम्पीट कर पा रहा है, क्योंकि आपका जो मार्केट में इन्फ्लेशन है वो 32-33% तो आपका वैसे पीबीएस कहती है कि हो चुका है। जब आपकी इन्फ्लेशन होगी, बढ़ जाएगा, तो आपकी एक्सपोर्ट वर्केबल नहीं होंगी। आपकी एक्सपोर्ट्स में टोटल जो आपका हिस्सा देखेंगे तो वो सारी की सारी कमोडिटीज़ हैं। आईटी की एक्सपोर्ट जो सर्विसेज की वो तो बहुत कम है आपकी। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का बहरान आ गया आपका। राइस की एक्सपोर्ट जो है मुसलसल जुलाई से कम हो रही हैं, क्योंकि चावल महंगा हो गया पाकिस्तान में। आज इंडिया से हम $200 से भी ज़्यादा महंगा। शमसुल इस्लाम खान साहब, बात ये है कि आप समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, समझा करें। तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता हालात के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ वक्त के साथ साथ। आप समझें इन बातों को, चीज़ें ठीक हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही। पैसे भी देखें, $8 अरब से ज़्यादा के हम वादे दावे लेकर आ गए हैं, पैसा आ रहा है, थोड़ा सा सब्र कर लें आप। जी जी, पैसा बिल्कुल आ रहा है। और आज की आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की आपने हवाले से बात की, उसमें देखें इस वक्त इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो है को अराउंड ईयर एंड ईयर देखें तो 32% के करीब पहुंची है। दिसंबर का आपका 24.5% इन्फ्लेशन था। इस सूरत हाल में जब इंटरेस्ट आपका 16% होगा, तो आप समझ लें कि तैयार हो जाएं कि आज स्टेट बैंक की MPC जो आएगी वो छुरे बुकते सब कुछ लेकर आएगी। और उन्होंने आके मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2% उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करें, स्लो डाउन करें। लेकिन उनको ये समझ में आनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो 15% का अगर उसका क्रेडिट है, और इसमें 85% अगर गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, तो उसका इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा ना। और गवर्नमेंट के पास जब कॉस्ट बढ़ेगी तो वो टैक्सेस लगाएंगे, तो फिर वो बिजनेस जो कम्युनिटी के पास, जिसके पास प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट भी कम है और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर आपका ले ऑफ होता है, आपकी महंगाई बढ़ती है। सोल्यूशन बताएं ना। सोल्यूशन ये है कि इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए हुकूमत को सबसे पहले तो अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। अखराजात कम करने के लिए 15 रुकनी कमेटी बना ली है, मजीद अखराजात बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो भी सारे SAPM के स्टेटस लेंगे। और आपको अपने खर्चे कम करने की सिंपल सी ये चीज़ है कि आप अपने हुकूमत का साइज छोटा कर दो, आप कैबिनेट का साइज छोटा कर दो। आप मिनिस्ट्रीज की जरूरत नहीं है कि इतनी बड़ी आपने नाम बदल के रखी हुई है। 10 मिनिस्ट्री से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। 18 अमेंडमेंट हो चुकी, पावर सूबों को दे दी। तो ये देखें, एक साथ नहीं हो सकता ना, इसमें भी 10 ईयर्स लगेंगे। आपके पसंदीदा डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया था, क्या काम करके दिया आप मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जिस एज पे पहुंच चुके थे, उसमें तो आप पता है कि उनसे डिलीवर होना नहीं था, और वो 85 की प्लस पे एज पे पहुंच चुके थे। उन्होंने सिर्फ किताबें लिखी और जो पॉलिसी बना के थे, ब्यूरोक्रेट्स को वो ठीक करने गए थे। ब्यूरोक्रेट्स को ठीक करने का सिंपल एक तरीका है कि CSS से रिक्रूटमेंट आधी कर दो। आप जो रिक्रूट करते हो उसको आधे CSS के जरिए ले आओ और आधे प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल उठा लो। आप जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल मार्केट में मिल जाएंगे उन लोगों को, और उस पर लगा दें सेक्रेटरी का निजाम। देखें, पिछली दफा आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में ये डिस्कस हुआ था कि सुपर एनुएशन जरूरी नहीं है। जब तक कि एक सरकारी अफसर परफॉर्म कर रहा है, वो नौकरी पर है। प्राइवेट सेक्टर की तरह जब वो सही से परफॉर्म नहीं करता वो रिटायर हो जाता है। आपने ज़बरदस्ती ये रखा हुआ है कि वो 60 साल पर ही रिटायर होगा, उससे पहले रिटायर नहीं हो सकता। आप उसको कैरी करेंगे 60 ईयर्स तक, ताकि वो चाहे वो परफॉर्म करे ना करे। गलत बोल रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ये बताएं। यही तो पॉलिसी गलत है कि अगर वो जुर्मा आपको ऐसी पॉलिसी कर गए कि जिसका IPPs का जो आप जब बिजली पूरा दिन सुबह से गई हुई है, उसका नुकसान जो है किसी वजह से हुआ। आपको वर्ल्ड बैंक ने तो पॉलिसी दे दी, क्योंकि पॉलिसी बनाने के काबिल तो हमारा कोई है ही नहीं ना ब्यूरोक्रेट। तो इन्होंने अगर पॉलिसी ली तो उसमें आपने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके
पे और टेक वाली और कैपेसिटी वाली पेमेंट जो आपने काम किया, तो वो तो आपके पास इकोनॉमी को आपको बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। यानी वेदर यू टेक और यू डोंट टेक, यू पे इन बोथ केसेस, ये मतलब है ना। आपने देखे ना, ये समझ आनी चाहिए थी उस ब्यूरोक्रेट को कि मैं अगर ये पॉलिसी करूंगा तो मेरी इकोनॉमी, जिसके अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल इंपोर्ट होता है, डीजल इंपोर्ट होता है, हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने अपने पानी से बिजली बनाना बंद कर दी है, तो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये काम किया गया, तो उनके खिलाफ, किसी एक के खिलाफ भी किसी ने कोई चार्जशीट, कोई आपने किसी को जुर्माना किया, किसी को निकाला, वो सारे के सारे बाइज्जत आज भी ये जितनी सैलरी पे काम कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक मसला ये भी है कि हम पेंशन भी दिए जा रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा, और पेंशन का फंड भी आपका एक बहुत बड़ा हिमालय बनता जा रहा है। एक आदमी 50,000 रुपए सैलरी पर रिटायर हुआ था, आज वो 2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है। तो क्या ये मुल्क में ज्यादती नहीं है उन लोगों के लिए जो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं, जो आम आदमी है, जो कंजम्पशन टैक्स दे रहा है, आपने सोर्स टैक्स लगा के। आपने देखा अभी ये जो सजेशन दी है बहुत प्यारी है कि लीन गवर्नमेंट होनी चाहिए। आप लीन गवर्नमेंट को एलेबरेट करें ना, देखिए एक दिन में नहीं हो पाएगी। अभी अगर आपको आईएमएफ की डील चाहिए तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो, सीधी बात बताएं। देखिए आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि ये करो ये करो ये करो, वो ये कहता है कि आप अपने खसारों को कम करो, ठीक है। हाँ, खसारे आपके जो हैं, आपके खसारे कैसे कम हो रहे हैं कि आपने अखराजात बहुत बढ़ाए हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट थ्योरी को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, ये मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा है ना। इसी में मैं आ जाता हूँ ना। आज आपका 16% इंटरेस्ट रेट है, ये इसको 18% कर देते हैं, फिर हुकूमत का अखराजात बढ़ गए, क्योंकि हुकूमत ने वो पैसा इंटरेस्ट पे बोरो करना है मार्केट से, और मार्केट में लाके बैंकों को फिर इंटरेस्ट देना है, फिर उसकी अखराजात बढ़ेंगे। आप इस साइंस को समझते हैं, सही सही मुझे बताएं, क्या फार्मूले के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट का होना ज़रूरी नहीं है? अगर आप इस प्रिंसिपल की वायलेशन करेंगे, मैं नहीं कहता सही है गलत है, वो आप ज़्यादा जो शरई मामलात पे महारत रखते हैं उनसे डिस्कस करें। मैं ये कह रहा हूं कि साइंस के मुताबिक क्या इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का होना ज़रूरी नहीं है? साइंस के मुताबिक इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक तो यही कहती है कि आपको इन्फ्लेशन कम रखने के लिए इंटरेस्ट रेट इन द लॉन्ग रन, डिमांड को कम। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 15% अगर प्राइवेट सेक्टर बोरो करता है बिजनेस करने के लिए, तो इसका मतलब है इसका इंपैक्ट कभी भी नहीं आता। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, आपकी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस वायलेशन की वजह से ही लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली। जिसकी मोटरसाइकिल की हैसियत थी उसने 4 पहियों वाली ले ली, जिसकी 4 पहियों वाली थी उसने जीप ले ली। क्यों? क्योंकि आप ये कोर प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहे हो। सही है गलत है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये शरान सही है गलत है, वो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि एज पर द टेक्स्ट बुक, इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन, जैसे आपने कहा मैं ग्रोथ को इंकरेज करने के लिए कोई स्टेप लेता हूं, वो भी गलत है उसूली तौर पर तो। लेकिन आपने किए, कितनी दफा आपने ग्रोथ के लिए ये वायलेशन किया, आप मुझे सच बताओ। कितनी दफा ग्रोथ की खातिर आपने जबरदस्ती इंटरेस्ट रेट को नीचे रखा है और इन्फ्लेशन को हाई किया? मुशर्रफ के दौर में आपने किया, मुल्क का सत्यानाश हुआ, उसके बाद किया, मुल्क का सत्यानाश हुआ। इंटरनेशनल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे कि नहीं ये बता दें। आईएमएफ का क्लियर कट है, देखें इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताएं। अली साहब, इंटरनेशनल प्रिंसिपल वहाँ काम करता है जहाँ पर हर शख्स जो है खाना पीना ग्रोसरी भी बोरो करके ले रहा होता है। यहाँ पर हर शख्स कैश पे काम ले रहा है। यहाँ पर 6 करोड़ की गाड़ी भी कैश पे लेता है, घर भी कैश पे लेता है, खाना पीना भी कैश पे करता है, और छोटा सा तबका जो है वो आपका बैंक से बोरो करके और अपना पैसा मिला के कारोबार करता है। जिसके पास एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं होती तो वो ले ऑफ करता है। आपकी टेक्सटाइल सेक्टर से आज जो 70 लाख जो जॉब जा रही हैं, उसकी वजह भी यही है कि टेक्सटाइल सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्शन में आ चुका है, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल भी नहीं है, ऊपर से आपकी जो है जो कॉस्ट बढ़ा दी है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी एनर्जी कॉस्ट, ये सब कुछ बढ़ा के आपने वायबल नहीं किया। मुश्किल सवाल पूछूं आपसे? पूछिए। मुझे ये बताएं, क्या ताजिर सनतकार बिरादरी में आपके मुल्क में विजन है कि वो डाइवर्सिफाई करते? क्या उन्होंने कोई विजनरी काम किया? ब्रेक के दौरान हम सिंगापुर की बात कर रहे थे, आपने कहा मॉडल फॉलो करें। क्या सिंगापुर के बिजनेसमैन वाली विजन है पाकिस्तानी बिजनेसमैन में? हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए सर पहले ये बताएं, बात की बात पहले ये वाला सवाल अवॉइड नहीं कर सकते। अली साहब, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी विजनरी कितने हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे कितनी है। बात यह है कि बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और हर शख्स पैदा की बोरियां लेके पैदा नहीं हुआ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक छोटा सा खोखा जो सदर में शुरू हुआ था, ठेले पे बिरयानी बेचता था, आज वो इंटरनेशनल बिरयानी कंपनी उसकी हो गई है। आज वो फ्रेंचाइज ऑस्ट्रेलिया में दे रहा है, कनाडा में दे रहा है, और जगह भी उसने खोल ली है। इसी तरह से आपका एक छोटा सा बारबेक्यू का जो रेस्टोरेंट था वो आज इंटरनेशनल हो गया। ये आपके एंटरप्रेन्योर्स के ही कमाल है। देखिए, वो कैश इकोनॉमी का बिजनेस कर रहे थे, उनके पास कैश बिरयानी बेच रहे थे, कैश टिक्का बेच रहे थे, उसके बाद पैसा आया, उसने जाके अपना बाहर काम किया। यहाँ पर जो आपकी जो है जो आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है,
वो फ्लरिश कर रही है। लेकिन डॉक्यूमेंटेड का क्योंकि सारा आपने बैंक से बोरो करना है, टैक्स देना है, हर चीज़ पूरी देनी है, तो वो फ्लोरिश नहीं कर पा रही। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्सेज पाकिस्तान में नहीं है, रिसोर्सेज पाकिस्तान में हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन के लिए पैसे चाहिए। आज आप जो है अपने मिनरल रिसोर्सेज तो है नहीं आपके नहीं कर सकते। नहीं तो क्लियर कट बोले हैं नहीं ना पैसे। पैसे नहीं है तो इनका तरीका क्या है कि फिर आपको इनकम बढ़ानी है, और इनकम नोट छापने से आपने पैसे नहीं आप बढ़ाने। कह रहे हैं कि आप सीपेक को यूज करेंगे तिजारत के लिए, आप एलसी नहीं खोल सकते, आप तिजारत क्या करेंगे सर? सीधी बात करें ना, आप ट्रेडर हैं इंटरनेशनल लेवल के, आप मुझे बताओ कोई इस मुल्क, आप सच बताओ ना कि आप अभी बोल रहे हो क्या डायरेक्टली वहां से होगा? ट्रेडिंग के अंदर थर्ड पार्टी नहीं होगी क्या? जिसके पोर्ट पे माल लैंड करेगा वो बगैर कैपिटल के माल लैंड करवा देगा। आप मुझे इतना बता दो कहां हो रहा है दुनिया के अंदर? क्या सिंगापुर इसकी नहीं खा रहा है एज ए ट्रांजिट लोकेशन? क्या हांगकांग नहीं खाता रहा ट्रांजिट लोकेशन की? तो उनकी बैंकिंग कैसे खड़ी हुई है? अगर बैंक इन्वॉल्व ही ना हो, एलसी खुले ही ना, खुद ब खुद हवाई सारा काम, मुझे ऐसे हो सकता है कभी? आप मुझे बताएं। यही तो कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को फ्लोरिश करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। हुकूमत 80% बोरो करेगी तो नहीं मिलेगा। अब आज पाकिस्तान नहीं सर, एक साइंस, सॉरी, आप ट्रेडर हैं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, मुझे यह बताएं कि 1800 किलोमीटर ऊपर मैं ड्राई पोर्ट बना रहा हूं, आपके मुताबिक कि सीपेक बड़ा वाइबल है, या आपके मुताबिक नहीं जो ये हमारे ताजिर सनतकार कहते हैं 1800 किलोमीटर दूर ड्राई पोर्ट है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि 1800 किलोमीटर माल जाएगा, बैंकिंग का कोई रोल नहीं होगा? सर प्लीज आप मेरे से खेलें नहीं सर। सीपेक में आप बोल रहे हैं अरबों डॉलर का आप माल मंगवाएंगे, आपका क्या ख्याल है कि अरबों डॉलर का माल नहीं आता सिंगापुर में लैंड नहीं करता? क्या अरबों डॉलर का हांगकांग में, मकाओ में लैंड नहीं करता माल? आपके ख्याल से वहां बैंकिंग चलती ही नहीं है, सारी डायरेक्ट ड्राई पोर्ट पे जाती है? सभी तो आप वही तो बात खुद ही बता रहे हैं ना कि बैंक कैसे आता है किसी जगह पे जब आपके बिजनेस ग्रो कर रहा हो। यहाँ पे बिजनेस ग्रो कर नहीं रहा, बैंक आपके जो है फॉरेन बैंक आपके पास एक आध रह गया है। नहीं, लेकिन इज इट पॉसिबल दैट माल यहाँ पे उतरे, उसके बिल ऑफ लेडिंग सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ चेक हों, और वो कोई 1800 किलोमीटर दूर ड्राई पोर्ट हो वहां पे जाए? यहाँ कुछ तो बैंकिंग होगी ना, कोई ना कोई पार्टी तो होगी जो उसको मैनेज कर रही होगी कि नहीं, या विदाउट फाइनेंस सारा काम हो जाएगा? पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि दुनिया में इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग एक्सपोर्ट्स का जो डायनामिक है वो चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपना ग्रो करो, अपना कंज्यूम करो और अपना एक्सपोर्ट करो जो बचे। दुनिया जो है 85% थर्ड कंट्री ट्रेड पे चली गई है। अगर अफ्रीका से आपको कुछ चीज सस्ती मिल रही है तो वो लेके और वैल्यू ऐड करके और एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसको अपने पास उतारते भी नहीं है, अपने मुल्क में उतारते नहीं है। वो BL डॉक्यूमेंट स्विच होता है, इसके अंदर $5 $10 करते हैं। आपने भी तो बनाए SCGs, क्या हुआ उनका? क्या परफॉर्मेंस है उनकी? आपकी जब आप ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करोगे, जहां जहां अप्रूवल डालोगे, जहां जहां ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करेगी कि ये जोन कैसे बनेगा, किस तरह से कितने की कॉस्टिंग होगी, वो सब आपका फेल हो जाएगा। दुनिया में किसी जगह भी ऐसी कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी है। NOCs रेट फिक्स करने में। मासूम सा बच्चा आपसे पूछना चाहता है, एक ट्रांजिट लोकेशन है लेट्स से UAE में, आपको पता है उसके इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में मेरा माल लैंड करता है, डॉक्यूमेंट्स भी वही हैं, सारा पैसा, आप तो थर्ड पार्टी हो, आप तो सिर्फ माल उठा रहे हो वहां से जाके, बैंकिंग तो सारी वही नहीं हुई, LC वहीं खुली, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ ये बताएं? माल वहीं उतरा, कैश की ट्रांजैक्शन भी। आपके अपने बिजनेसमैन नहीं करते क्या दुबई के अंदर ट्रांजैक्शन? मेरा ख्याल है करते होंगे, मैंने सुना है, आगे पता नहीं, आप बताएं। बात ये है कि बेसिक चीज अली भाई फार्मूला आपका यही होता है कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी चलाने के लिए सेविंग्स टू GDP बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान में सेविंग्स टू GDP है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पार्क हो जाती है रियल एस्टेट में, क्योंकि हुकूमत ने कवानीन ऐसे बनाए हुए हैं। आपको इंडस्ट्री में पैसा लाना है सर, इस बात आपको इक्विटी बढ़ानी है, आपके तो आप तो कहते हैं रियल एस्टेट से पता नहीं क्या 5,000 इंडस्ट्रीज चलती हैं, 5 करोड़ इंडस्ट्रीज चलती हैं, पता नहीं 5 अरब लोग जो हैं वो उससे खाते हैं। सर ये ड्रामे होते हैं सर। आप मुझे बताओ अनप्रोडक्टिव प्लाट से कौन सा क्या चलता है? आप मुझे बता दो। एक अनप्रोडक्टिव खाली प्लाट है, उस खाली प्लाट से क्या होगा? आप मुझे सिर्फ ये बता दें उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मुझे समझाएं आप। मैं बताता हूं ना, रियल एस्टेट में जब आपकी पार्किंग क्यों होती है कि पॉलिसी जब आपकी ऐसी होगी कि टैक्स रेट आपका 40% होगा, तो कोई पागल ही होगा कि 60 रुपए में कमा के अपने पास लगे, लोगों को खिलाए, बच्चों को खिलाए और 40% हुकूमत को दे। आपको टैक्स रेट जो है कम करना है। जिन ममालिक में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है उनका टैक्स रेट मैक्सिमम 17% 15% होता है। पाकिस्तान अगर टैक्स रेट को कम करेगा तो आपकी जो छोटी सी टैक्स देने वाली कम्युनिटी है ये बहुत बड़ी हो जाएगी। लोग इससे बाहर इसी वजह से। आप मुझे प्रोडक्टिविटी साबित करें कि खाली ओपन प्लॉट उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, कितने इकोनॉमिक फैक्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है, कितनी लेबर यूज कर रहा है। खाली प्लॉट है, चार्ट उस पर कुछ भी नहीं है, 20 साल बाद उस पर कंस्ट्रक्शन होगी, उसको सीपेक के नाम पर सीपेक का मंजन बेच के कि ये सीपेक के रूट में पड़ रहा है, उसको किसी तरह बेचा जा रहा है। मुझे ये बताएं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है?
उससे क्या निकाल रहा हूं मैं? पॉलिसी करेक्शन करेंगे। क्यों गई पैसे वहां पर? क्योंकि आपका टैक्स पेयर जो है ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहता, और जो नॉन टैक्स पेयर है, जो आपके टैक्स नेट में आते ही नहीं है, जिनके पास इलिसिट मनी बहुत ज्यादा होती है, जिनके पास माशाल्लाह बहुत सारी रोज के बेस के ऊपर बोरियां भर के आती हैं, खजाने निकलते हैं घरों से, वो लोग सबसे बड़े इसमें पार्क करते हैं। आपकी जब कंस्ट्रक्शन होती है तो आपकी 70 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं उससे। आज आपका सरिया की इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर जवाल आ रहा है। लेकिन एक और मासूमाना सवाल, यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग की, और बना आप प्रीमियम हाउसिंग यूनिट रहे हो। समझ नहीं आई। देखें, ओवर सप्लाई आप प्रीमियम हाउसिंग यूनिट की क्यों क्रिएट कर रहे हो? आप तो बोल रहे हो हर साल हमें इतने यूनिट चाहिए, तो गरीब लोग ले रहे हैं ना। अमीरों के फ्लैट हैं, खाली पड़े हुए हैं, 10 साल की प्लानिंग से उन्होंने फ्लैट लेके छोड़ दिया, एडवांस देके 6 साल बाद उनको फ्लैट मिलेगा, अपार्टमेंट मिलेगा, वीआईपी एरिया के अंदर उन्होंने पैसे। इससे मेरी 70 इंडस्ट्रियां चल जाएं, मुझे फायदा क्या है? वो शख्स तो घर में रहेगा ही नहीं, उसने इन्वेस्टमेंट के लिए ली है। आप मुझे समझाए ना। देखिए, आपका एक आम आदमी जो होता है ना, जो ज्यादा आबादी, आपकी 60% से ज्यादा आदमी जो है आपके पाकिस्तान के, वो आम आदमी है। उनकी आमदनी कम क्यों हो रही है? कि उनके ऊपर एटसोर्स टैक्स जो लग जाता है, जिसका अमीर बंदे पे असर नहीं होता, गरीब पे आता है। चाय पीने वाला पठान जो उसके ऊपर आता है, उसकी आमदनी निकलती जा रही है। जब उनकी आमदनी जो सेविंग है वो अगर खर्च करने लगेगा तो वो घर नहीं बना सकता। पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है कि आपके पास घर अपना नहीं है। आप उनको अपना मुकामी शहरी बनाओ, नेटिव बनाओ। आप पाकिस्तान के अंदर अगर लोगों का रखना चाहते हो, उनको इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उनका घर, अगर एक बाप के पास घर नहीं था, उसके बेटा पढ़ के आता है, उसके पास भी घर नहीं है, तो वो कोशिश करता है इसको बाहर भेज दो। यहाँ तो उसको वही 25-50 हज़ार 60 हज़ार लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। आप अपना रिटेंशन करो। सबसे बड़ी जो है कि आपके जो टैलेंट की है, आपके पास जब तक टैलेंट नहीं होगा आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाने के लिए आपके पास अगर प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट नहीं होगा, बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश आप कभी नहीं बन सकते। बांग्लादेश के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर 6% है, हमारा 12% है। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट हमसे ज्यादा है। आप तो कहते थे वो बोझ है, आप तो कहते थे तुम वहां हम यहां तुम वहां, और ये बोझ है हमारे ऊपर, इनके हर साल सैलाब आता है, ये तो हमारी मईशत को तबाह कर देंगे। अच्छा है बांग्लादेश बन गया। क्या ये बातें नहीं हुआ करती थी? क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि जनाब दे आर लाइक ए लाइबिलिटी ऑन आवर इकोनॉमी? आज आपसे ज्यादा रिजर्व कैसे हो गए उस मुल्क के? आप मुझे बताएं, आज उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग कैसे हो गई? एक छोटा सा फार्मूला उन्होंने आजमाया। उनकी सक्सेस की स्टोरी ये है कि उन्होंने अपनी आबादी, जो सबसे बड़ा बॉम्ब था उनका, उसको बढ़ने से रोकने के लिए खवातीन की तालीम लाजमी करी। वहां पर हर बच्चा जो स्कूल जाने लगा उसको 5 किलो चावल उनका उन्होंने प्लान दिया। लोग खाने के लिए स्कूल में बच्चों को भेजने लगे। फिर जो बच्ची वहां से मैट्रिक करती उसको उसी स्कूल में जॉब मिल गई। आज आपके पास बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट की जो इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा खवातीन काम कर रही हैं जो पढ़ी लिखी हैं। एक लेबर जो पढ़ा लिखा अगर मैट्रिक किया हुआ होगा तो उसकी ट्रांसलेशन होगी ऑर्डर की बेहतर, जबकि एक अगर जाहिल अगर होगा तो आपकी वो इकोनॉमी थी। फिर आपके जो बच्चे वहां से जो आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है वो लेके, डिप्लोमा लेके आज कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको फारिग कर चुके हैं। आपके अंदर डिप्लोमा लेके वो मलेशिया, सिंगापुर, आपके हर जगह पहुंच चुके हैं। बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन क्या करूं, वक्त मेरे पास मुख्तसर है। आपके साथ बड़ी एलेबोरेट गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।